प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी मीर साहब, कैसे मिजाज हैं? जी बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब, बिल्कुल खैर खैरियत। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। जी मीर साहब, ये बताएं कि जमहूरियत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आज पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो 201 वोट लेके, यानी 15 PMLN के वोट लेके स्पीकर मुंतखब हुए हैं और PMLN के कैंडिडेट को चौधरी इकबाल गुजर को गालबन 147 वोट मिले। तो ये क्या आप देखते हैं कि ये कहा जा सकता है कि पंजाब में एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, जिसका बड़ी देर से चर्चा था PMLN का, वो हमारे से वजूद में आ गया? आरिफ निज़ामी साहब, ये जो स्पीकर का इलेक्शन है, इससे कुछ दिन पहले मेरी परवेज़ इलाही साहब से तफसीली बातचीत हुई थी। तो वो उसी वक्त ये बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के काफ़ी सारे MPs उनके राब्ते में हैं और उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि मैं स्पीकर का जो इलेक्शन लड़ूंगा तो मुझे मुस्लिम लीग नून के जो अंदाज़े हैं उससे बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके वोट आपको किस तरह मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि दरअसल मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी ग्रुपिंग है, पंजाब असम्बली के अंदर जो मुस्लिम लीग नून है, और उनके बहुत से अरकान काफ़ी अरसे से चौधरी परवेज़ इलाही साहब के राब्ते में हैं, बल्कि वो कह रहे थे इलेक्शन लड़ने से पहले से भी कुछ लोग उनके राब्ते में हैं। और इमरान खान साहब की जो परवेज़ इलाही साहब से जो मुलाकात हुई थी बनी गाला में, और जिसमें उनको कहा गया था कि आप स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ें, तो उसमें भी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को बताया था कि मैं मुस्लिम लीग नून के भी कुछ MPs जो हैं उनकी हमायत हासिल करूँगा। तो फिर हमने चौधरी साहब से कहा कि चौधरी साहब, इसका मतलब ये है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को तोड़ रहे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। तो आपको पता है उनके अंदाज़ का, वो बड़े धीमे से स्टाइल में मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा कि जी, पंजाबी में उन्होंने कहा कि असी केड़ी को नवा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वो काम है जो ख़ुद पंजाब की सियासत में नवाज़ शरीफ साहब ने शुरू किया पहले, और उसके बाद फिर ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया। 2008 में जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी थी तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने हमारे बंदे तोड़े थे, काफ लीग के बंदे तोड़े थे। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग जो हैं वो इसको मशकूक नज़रों से भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने पंजाब में सियासी ताकत का ये मुजाहरा किया है, और आने वाले दिनों में अगर उनकी सियासी ताकत में मज़ीद इजाफा हो गया और अगर पंजाब में तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो सही तरीके से काम ना कर सकी, तो कोई पता नहीं है कि कल को परवेज़ इलाही साहब मंजूर वट्टू बन जाएं और थोड़े वोटों के बावजूद वो हमारे वोट तोड़ के और चीफ मिनिस्टर बन जाएं। तो बज़ाहिर आज परवेज़ इलाही साहब स्पीकर का इलेक्शन तो जीत गए हैं, और उससे उनकी अपनी पार्टी और तहरीक इंसाफ और तमाम इत्तेहादी बड़े खुश हैं। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत से लोग जो हैं बंद कमरों में परवेज़ इलाही साहब की जो कामयाबी है उस पर एक दूसरे के साथ कुछ शकूक व शुबात का इजहार भी कर रहे हैं। मीर साहब, ये तो खैर मुझे भी और आपको हमने इतना कुछ देखा है, अखलाकियात का और सियासियात का कोई तल्लक तो राय नहीं ना है लगता है। लेकिन एक तरफ अगर परवेज़ इलाही होंगे जिनको सबसे पहले इमरान खान साहब बाकी मामलात में बड़े, अभी तक उन्होंने पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं अनाउंस किया, ले तो लाल से काम लेते रहे और सोचते रहे, कभी कुछ फैसला कभी कुछ फैसला, हत्ता कि अपने सूबे के बारे में। लेकिन परवेज़ इलाही के बारे में उन्होंने फ़ौरन फैसला कर लिया, और परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि इससे पहले मैं हाँ कहता, चौधरी शुजात हुसैन ने कहा हाँ ठीक है। तो एक तरफ परवेज़ इलाही बैठे होंगे, दूसरी तरफ गवर्नर बैठे होंगे चौधरी सरवर साहब। तो और सुना है कि ये ऐसे ही गवर्नर हाउस तक महदूद नहीं होंगे उनकी जो SOPs हैं। तो अगर इन दोनों ने मिल के किया तो मुझे तो लगता है कि शायद जो भी चीफ मिनिस्टर नामजद होता है उसकी वो कलीदी हैसियत ना हो जैसे कि होनी चाहिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, ये आपने बहुत ही एक अहम सवाल उठाया है, और आपके इस सवाल में मुस्तकबिल का एक मबहूम सा नक्शा भी हमें नज़र आता है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं अभी तक पंजाब के लिए चीफ मिनिस्टर जो है उसका ऐलान नहीं कर रहे। उन्होंने 2 नाम जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट तो किए हुए हैं, लेकिन उन 2 नामों पर उनकी अभी तक मुशावरत चल रही है, और
आप देखें कि गवर्नर जो हैं नए वो भी चौधरी हैं और स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली के वो भी चौधरी हैं। तो दो चौधरी हैं, एक का ताल्लुक फैसलाबाद से है, दूसरे का ताल्लुक गुजरात से है। तो अब चीफ मिनिस्टर जो है वो अगर लाहौर से लाते हैं तो ये कहा जाएगा कि जी सारा कुछ सेंट्रल पंजाब को मिल गया, इसलिए वो साउथ पंजाब से चीफ मिनिस्टर लाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और अगर साउथ पंजाब से कोई हैवी वेट नहीं आता और कोई ऐसा बंदा नहीं आता कि जिसकी पहचान उसका ख़ानदान नहीं बल्कि उसकी पहचान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर होगा वो स्पीकर और गवर्नर इन दोनों के दरमियान या तो सैंडविच बन जाएगा, दोनों में से कोई एक उसको खा जाएगा सैंडविच को, या फिर वो अगर अपनी हैसियत को मनवाने की कोशिश करेगा तो हैसियत को मनवाने की कोशिश में या तो उसका स्पीकर के साथ क्लैश होगा या गवर्नर के साथ क्लैश होगा। और गवर्नर साहब बज़ाहिर एक बड़े आपको बेख्तियार नज़र आते हैं, लेकिन इनका काफ़ी तजुर्बा है। जब ये पहले गवर्नर थे तो इन्होंने गवर्नर की महदूद ताकत के बावजूद अपनी हैसियत को मनवाया है। तो इसलिए जो नया चीफ मिनिस्टर आ रहा है उसको एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून के साथ लड़ना है, एक तरफ तो उसको उन हालात से लड़ना है जिसका उसको सामना होगा, दूसरी तरफ उसको स्पीकर पंजाब असम्बली को भी राज़ी रखना है और गवर्नर को भी राज़ी रखना है। लेकिन इमरान खान साहब की कोशिश ये है कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर लाएं जो कि गवर्नर के साथ मिलकर उसकी मुशावरत के साथ सूबे को चलाए। और उसमें परवेज़ लाई साहब से उनकी ये तवक्को है कि परवेज़ लाई साहब की एक्टिविटी सिर्फ पंजाब असम्बली का हाउस जो है उसको अच्छे तरीके से चलाने तक महदूद रहें। लेकिन अगर परवेज़ लाई साहब सिर्फ हाउस नहीं चलाते बल्कि हाउस के बाहर की एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रहती हैं, तो फिर ऐसी सूरत में जो चीफ मिनिस्टर होगा उसके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को मरकज़ में इतनी मुश्किलात का सामना नहीं होगा जितनी मुश्किलात का सामना उनको पंजाब में होगा। और पंजाब में भी उनको मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा मुश्किलात का खदशा नहीं है। पंजाब में भी उनको खदशा अगर है तो अपनों से ज़्यादा है, गैरों से नहीं। मीर साहब, ये जो आज नून लीग के करीबन 15 के करीब जो लोग हैं उनके इजाफी वोट चौधरी परवेज़ इलाही को मिले हैं, आपके ख्याल में ये इजाफी वोट जो हैं ये पीटीआई के चीफ मिनिस्टर को भी मिलेंगे, ये नून लीग के, या चौधरी साहब ने अपनी जान पहचान की वजह से ये 15 लोगों के वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं? वो चौधरी साहब की जो आज बात हुई है इस स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन के बाद उनकी जो तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उसके साथ जो उनका तबादला ख्याल हुआ है, कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो ये है कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कि जो हमारा चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार है आप कोशिश करें कि उसको भी इतने ही वोट मिलें, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जो कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ है उसमें स्पीकर को कम वोट मिले हैं, डिप्टी स्पीकर को ज़्यादा वोट मिले हैं, तो उससे एक खाम खा के बहुत से सवालात पैदा हो गए हैं। तो अगर पंजाब असम्बली में भी स्पीकर को ज़्यादा वोट मिलते हैं और चीफ मिनिस्टर को कम वोट मिलते हैं तो पहले ही दिन जो चीफ मिनिस्टर है वो स्पीकर के मुकाबले में छोटा हो जाएगा, लेमडक हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत का ख्याल है कि पहले ही दिन चीफ मिनिस्टर को स्पीकर पंजाब असम्बली के मुकाबले पे छोटा इस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया चौधरी साहब को कि चौधरी साहब मेहरबानी करें, कुछ शफकत का मुजाहरा करें, करम नवाजी करें, जो वोट आपको मिले हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर को भी मिलवा दें। आप देखते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब शफकत का मुजाहरा करते हैं या नहीं करते। लेकिन एक बात तय है आरिफ निज़ामी साहब और असद साहब, और वो ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर को चौधरी परवेज़ इलाही से कम वोट मिले तो ये जो दराड़ है ना ये पहले दिन ही पड़ जाएगी। पंजाब में जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसमें दराड़ पहले दिन ही पड़ जाएगी और फिर ये दराड़ जो है ये मेरा ख्याल रिपेयर नहीं होगी और ये आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी खलीज की सूरत इख्तियार कर सकती है। तो मीर साहब ये भी तो है ना कि आपने कहा कि परवेज़ इलाही जो है वो आफ्टर ऑल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको ईवान तक महदूद करना बड़ा मुश्किल है और मेरा ख्याल है कि वो खुल खिलेंगे आगे जाके, ख़ास तौर पर अगर जहाँ उन्होंने इतने वोट लिए और अगर वो वोट दिलाते हैं चीफ मिनिस्टर को भी। लेकिन एक बात है कि ये मेरे ख्याल से डिवीज़न के ज़रिए होता है जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है, तो इसमें तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उनको खुलकर सामने आना पड़ेगा। सीक्रेट बैलेट वाली तो बात ही कोई नहीं है। बिल्कुल आपने सही बात कही है।
और यही वो एक बड़ा चैलेंज है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के सामने कि जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है उसमें तो सबको पता चल जाएगा कि कौन किस तरफ है, तो उसमें खुफिया वोट जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती। तो इसीलिए जो तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है उसने जब ये आज एक फरमाइश की तो जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके जो करीबी साथी हैं उन्होंने यही लॉजिक उनको पेश की जो आप भी कह रहे हैं। लेकिन अब आपको पता है ना कि तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत जो है वो कहती है जी देखिए हमने आपको इतना बड़ा ओहदा दे दिया तो आप भी हमारे साथ मेहरबानी करें। तो वो एक दूसरे के साथ मेहरबानी खेल रहे हैं। अब देखते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब मेहरबानी करते हैं नहीं करते, क्योंकि अगर वो जो 14-15 MPA हैं नून लीग के जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब को वोट दिया है, अगर वो खुल के सामने आते हैं तो खुल के सामने आने के बाद फिर आपको उनको वजारतें भी देनी पड़ेंगी, आपको उनको कहीं ना कोई को मुशावरत एडवाइज़र भी बनाना पड़ेगा। तो ये तो फिर ना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब भी मोहतात हैं और वो अरकान जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब को वोट दिए हैं वो भी बड़े मोहतात हैं। उनमें से 3 लोगों का मुझे पता है उनका राब्ता इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत से भी है और उन तीनों ने वजारत मांगी है कि जी ठीक है हम खुल के आते हैं लेकिन आप हमें वजारत दें, लेकिन उनसे वजारत का वादा नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें इनको समझना चाहिए तहरीक-ए-इंसाफ की मरकजी क़यादत को कि वो अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ये तकाजा कर रहे हैं कि जी जितने वोट स्पीकर को मिले हैं उतने ही वोट चीफ मिनिस्टर को मिलने चाहिए, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब कोशिश करेंगे तो अब उनको उस कोशिश को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत से कम अज़ कम 2 मिनिस्ट्रियां सूबाई वजारतें चाहिए और 3 एडवाइज़रशिप चाहिए। तो 3 एडवाइज़रशिप्स और 2 वजारतों का अगर वादा कर लेती है तहरीक-ए-इंसाफ की मरकजी क़यादत तो फिर परवेज़ इलाही साहब इस पोजीशन में होंगे कि वो 15 में से कम 10-12 वोट जो हैं वो दिलवा देंगे चीफ मिनिस्टर को। अदरवाइज ये मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है। तो मीर साहब ये एक और जो इससे मुंसलिक मौजू है, इस सारे खेल में आप उधर वफाक में भी देखें यहाँ भी आम तौर पे ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ही इज़ नॉट बीन एबल टू असर्ट इज लीडरशिप, यानी उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं कम नज़र आई हैं। मसलन पंजाब में अगर PTI ने ये तो कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब जहाज़ उड़ा के और लोगों को इकट्ठे करते रहे, भैया आपको किससे रोका था, क्या वजह है? ये कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि इन्होंने हुकूमत बनाने की कोशिश की पंजाब में, या शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप जो है उसके पहले इम्तिहान में वो फेल हो गए? आरिफ निज़ामी साहब, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जब इलेक्शन के फ़ौरन बाद पहली जो मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब की अडियाला जेल में नवाज़ शरीफ साहब से, तो उस मुलाकात में नवाज़ शरीफ साहब ने ये बहुत वाज़े अल्फाज में इंस्ट्रक्शन दी थी शहबाज शरीफ साहब को कि आप भरपूर कोशिश करें कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर आपका आ जाए, और इसके लिए अगर आपको पीपल्स पार्टी से भी रब्ता करना पड़ता है और भी लोगों से रब्ता करना पड़ता है तो आप उनसे रब्ता करें। और उन्होंने कहा कि कुछ भी जो कुछ करना पड़ता है वो करें। और ये बात जो है ये सिर्फ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नहीं कही बल्कि मुस्लिम लीग नून के कुछ दीगर रहनुमा जिन्होंने मुलाकात की नवाज़ शरीफ साहब से उनको भी कही। और मैंने कम से कम ये 3 डिफरेंट जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जिनकी मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ साहब से, उनसे मुझे ये पता चला, मैंने इसे कंफर्म किया। लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ जो हमने देखा कि जो शहबाज शरीफ साहब का रवैया था वो रवैया जो था वो नाकाबिले फ़हम था, क्योंकि जो फ़ौरन इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो पहली APC इस्लामाबाद में हुई तो उस APC में भी जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो खुद चले गए। जाने से पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी में से किसी को ये नहीं कहा कि मैं बिलावल से मुलाकात करना चाहता हूँ या मेरी आसिफ जरदारी साहब से फ़ोन पे बात करवा दें। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए जरदारी साहब से रब्ता कायम किया और कहा जी कि जरदारी साहब जो हैं उनको कहें कि आप वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। तो जरदारी साहब ने तो माजरत कर ली। फिर जो दूसरी APC हुई उसमें भी उन्होंने पीपल्स पार्टी से कोई रब्ता नहीं किया मरकज़ी क़यादत से। और उसमें एक बात का जो मुझे पता चला वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बाईपास करने की कोशिश की जरदारी साहब को और बिलावल को, और उन्होंने बराह रास्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनके साथ मामला तय करने की कोशिश की कि मैं आपको सदर पाकिस्तान के लिए प्रपोज़ करता हूं और आप मुझे वज़ीर-ए-आज़म के लिए प्रपोज़ करें और आप अपनी पार्टी से बात करें
और फिर हम पंजाब में भी कोशिश करेंगे मिलकर हुकूमत बनाने की। हम पंजाब में भी आपको कुछ वजारतें दे देंगे, मरकज़ में भी दे देंगे और आपको सदर पाकिस्तान भी बना देते हैं। और उसी कमिटमेंट की बुनियाद पर एक अनाउंसमेंट कर दी शहरी रहमान साहबा ने कि जो अपोजिशन अलायंस है उसके अंदर ये तय हो गया कि जो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार है वो नून लीग से होगा, स्पीकर का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी से होगा और डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार MMA से होगा। लेकिन आपको शायद ये यकीन ना आए या आपको ये सुन के हैरानगी हो कि ये जो अनाउंसमेंट हुई थी इसमें आसिफ जरदारी साहब की इसमें रजामंदी शामिल नहीं थी। बिलावल साहब से उन्होंने पूछा था, बिलावल साहब ने कहा कि आप आसिफ जरदारी साहब से बात कर लें। इस दौरान उन्होंने कहा जी हमारा राब्ता नहीं हो रहा और उन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी, अनाउंसमेंट हो गई। उसके बाद फिर खुर्शीद शाह साहब के साथ बात की जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि देखें आपने एक कमिटमेंट कर लिया है, हम आपकी कमिटमेंट को ऑनर करते हैं, लेकिन एक सियासी तकाजा भी है और अखलाकी तकाजा भी है कि अगर शहबाज शरीफ साहब हमारे वोटों से वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो कम अज़ कम वो जरदारी हाउस इस्लामाबाद में बिलावल साहब बैठे हुए हैं, उनको कॉल करने की कोशिश करें। हाँ, या बाज़ाब्ता जाकर उनसे दरख्वास्त करें, खुर्शीद शाह साहब को कहें, हाँ उनसे जाके मिल लें, दरखास्त ना करें, एक गुडविल जेस्चर दें, एक कर्टसी कॉल तो कर लें, या कोशिश करें कि जरदारी साहब से फ़ोन पे रब्ता हो जाए। तब तक जरदारी साहब जो है वो कराची में बैठे हुए थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं किया। फिर इस पर हमने जब मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं जो कि बहुत सरतोड़ कोशिश कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी तरीके से इकट्ठे रहें, तो उनसे पूछा कि शहबाज शरीफ साहब रब्ता क्यों नहीं कर। उन्होंने कहा जी देखें शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हमने जो बात करनी थी वो किया है पीपल्स पार्टी वालों से, लेकिन अब इसमें जरदारी साहब जो है वो अनापरस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, तो मैं देखें ना मैंने भी सियासत करनी है, तो मैं अगर अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ या मैं जाता हूँ उनके पास, वो आगे से उसके बाद मीडिया में कोई ऐसी बात कर देते हैं, या मैं आसिफ जरदारी साहब को फ़ोन करता हूँ वो मेरी फ़ोन कॉल नहीं लेते और बात मीडिया तक लीक हो जाती है, तो फिर क्या होगा। तो वो इसी मामले में पड़े रहे और आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी जो है वो अपोजिशन हार गई, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी हार गई, और अब तो पीपल्स पार्टी ने हतमी तौर पे फैसला कर लिया कि शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं देना। आसिफ जरदारी साहब ने वाज़े अल्फाज में मुझे कहा है कि मैंने तो शहबाज शरीफ को किसी भी सूरत में वोट नहीं देना। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे सियासतदान होने का मुजाहरा नहीं किया। ठीक है, चलें एक ब्रेक ले लेते हैं। निज़ामी साहब भी कह रहे हैं इस पर कुछ चीज़ें रहती हैं, और ये मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या अब इस सारे के बाद हम ये समझें कि अपोजिशन का इत्तेहाद बरकरार है या अपने अंजाम को पहुंच चुका है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, एक तरफ तो आपने बताया कि शहबाज शरीफ साहब का क्या किरदार रहा है इस इत्तेहाद को कमज़ोर करने में, लेकिन क्या दूसरी तरफ आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को खुद भी इस वक्त एजिटेशन सूट नहीं करती? जो कुछ उन्होंने गेन किया है इस इलेक्शन में उसे वो काफ़ी समझते हुए ये समझते हैं कि उन्हें एजिटेशन के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए और अपनी इसी कैपेसिटी में रहकर सियासत करनी चाहिए, डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए। क्या ये एक वजह भी हो सकती है कि वहाँ से भी थोड़ी सर्दमेरी हुई है, और क्या ये इत्तेहाद अभी बरकरार है, इसमें कोई जान है या खत्म हो चुका है? देखें, पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है ना वो अभी तक थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस का भी शिकार है और कुछ उन्होंने सबक भी सीखा है। मिसकंसेप्शन उनको ये है कि वो ये समझते हैं जनाब कि हमें तो नेशनल असम्बली में कम अज़ कम हमारी जो सीटें हैं जी, जो 25 जुलाई का दिन है तो हमारी तो तकरीबन 70-75 सीटें हो जानी थी, लेकिन हमारी सीट हमारे साथ धांधली हो गई है। अब GDA जो है वो उनके साथ धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है। ख़ास तौर पे उनका ये ख्याल है कि कराची में जो सीटें PTI लेके गई है और ख़ास तौर पर जो लियारी वाली सीट PTI ने ली है, उनका ख्याल है जी ये धांधली हुई है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मुझे तो जो कराची से जो PTI के एक रहनुमा हैं जिन्होंने खुद भी कराची से इलेक्शन जीता है, कौमी असम्बली की सीट जीती है, अली जैदी साहब, उन्होंने 6 महीने पहले कहा था कि लियारी की सीट जो है वो PTI ले जाएगी, इसलिए कि लियारी में पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी लड़ाई है और वहाँ पर पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग जो हैं वो उसको छोड़कर जो तहरीके लब्बैक में चले गए हैं और या MMA की तरफ चले गए हैं। तो पीपल्स पार्टी को ना कराची की ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा नहीं हुआ। वो ये समझते हैं जी कराची में हमारे साथ धांधली हो गई है, जबकि कराची में बाकायदा एक वेव थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब उसको वो मानते हैं या नहीं मानते।
दूसरी बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी है उसने पूरा जोर लगाए रखा कि जो एक जो सीट बदीन से जीत गई डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा और एक जैकबाबाद से जो मोहम्मद मियाँ सुब्रो साहब सीट जीत गए और एक दो और सीटें थी, वो जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और जोड़ तोड़ शुरू हो गया था और कुछ जमातें धांधली का शोर मचा रही थी, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत का सारा जोर जो है वो सारा जोर ये था कि इन 2 सीटों पर रिकाउंटिंग हो जाए और ये 2 सीटें किसी तरीके से पीपल्स पार्टी के पास वापस आ जाएं। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं, जब उनको इस्लामाबाद से कांटेक्ट करती थी पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है कि जी यहाँ पे एपीसी हो रही है, हमारे सामने ये मामला है, ये मामला, वो कहते थे जी हम इस मामले में उलझे हुए हैं, हमने रिकाउंटिंग करवानी है, हमने बदीन की सीट वापस लेनी है, जैकबाबाद की सीट वापस ले, वो उसी में सारी एनर्जीज उन्होंने उसमें लगा दी। तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुझे इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही थी। एक तो वो कौमी असम्बली में अपना जो नंबर है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के पास ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है, इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल साहब ने बहुत अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाई है, उनकी इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छी थी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि लाड़काना शहर में उनका जो विक्ट्री मार्जिन है वो बहुत कम हो गया है। लाड़काना शहर में पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की जो सीट है वो हार गई है। निसार खोड़ो साहब की जो साहबजादी है वो इलेक्शन हार गई है। हर जगह पे जो पीपल्स पार्टी का मार्जिन है जीत का वो कम हो गया है। फहमीदा मिर्ज़ा साहबा ने भी जो है कामयाबी हासिल की है। तो देखें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीपल्स पार्टी के लिए कि बदीन जो कि उनका गढ़ था वहाँ से पीपल्स पार्टी हार गई है, जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी हार गई है, लियारी से पीपल्स पार्टी हार गई है। तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी ने कोशिश ये की है कि हम किसी तरीके से अपना सिंध की जो हुकूमत है उसको बचा लें और कोशिश करें कि ये अगला जो 1-1.5 साल है इसके दौरान हम अच्छी गवर्नेंस का मुजाहरा करें ताकि हमारा वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रहे। अदरवाइज इस मरतबा अगर पीपल्स पार्टी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करती तो बिलावल साहब जो हैं वो अगले इलेक्शन में जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दें, उनके लिए सिंध को रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। और एक और अहम बात है कि पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसका ये ख्याल है, उनको ये यकीन है कि ये जो असम्बलियाँ ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेंगी, 1 साल बाद 1.5 साल बाद उनका ख्याल है इलेक्शन होना है। तो उन्होंने जो अपना बनाया है टारगेट बनाया वो ये है कि हमने पूरी कोशिश करनी है कि सिंध में जो हमारा चीफ मिनिस्टर आए वो एक बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन गवर्नमेंट चलाए, उस पर पार्टी पूरा चेक एंड बैलेंस कायम करेगी। और वो समझते हैं कि उनके पास सिर्फ 1 साल है, इस 1 साल में ही उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है और अच्छा कुछ डिलीवर करना है आवाम को। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि इस ये जो अब नई असम्बली बनी है इसमें वो हुकूमत के साथ लड़ाई में वक्त ज़ाया ना करे बल्कि अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो दे। मीर साहब एक और चीज़, एक और फैक्टर जो है मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था, बल्कि ये जानना चाहता था आपका क्या व्यू है कि जो आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ और फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ एकदम पुराने केसेस जो हैं, रिलेटिवली पुराने, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामलात हैं ये एकदम सामने आ गए और अब अनवर मजीद जो है कोई एश्योरेंसेस के बाद तशरीफ़ लाए थे वो और उनका साहबजादा अरेस्ट भी हो गया। इसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है जरदारी साहब की पॉलिटिक्स में, मसलन PMLN के साथ के बाद आसिफ जरदारी साहब के मामले में भी? जी 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 मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी साहब जो है ना वो एक तरफ तो आसिफ जरदारी साहब ये चाहते हैं कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे और डिलीवर करे। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो पिछले 8-10 दिन में वो एक अजीबो गरीब किस्म की ख्वाहिश में मुब्तला मुझे नज़र आते हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए और इसीलिए ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इसमें वो ज़मानत नहीं करवा रहे। FIA के सामने उनका वकील पेश नहीं हो रहा। फरियाल तालपुर साहबा ने अपनी हिफाजती ज़मानत करा रही है, आसिफ जरदारी साहब ने नहीं कराई। आसिफ जरदारी साहब ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेजेस भेजे हैं मुतलका हुकाम को, आओ मुझे गिरफ्तार करो। और इससे वो क्या सियासी फ़ायदा उठाएंगे मीर साहब? सियासी फ़ायदा देखें, उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि उन्होंने 2008 के बाद जो मुस्लिम लीग नून के साथ जो एक रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिसी इख्तियार की उसका पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। ख़ास तौर पे पंजाब जो है, पंजाब में जो पीपल्स पार्टी का वोटर और सपोर्टर है वो तहरीक इंसाफ की तरफ स्विच कर गया। इनिशियली जरदारी साहब का ख्याल था कि अगर इमरान खान की और
नवाज शरीफ साहब की सियासी लड़ाई होती है तो इसका फायदा पीपल्स पार्टी को होगा, लेकिन ये पीपल्स पार्टी से बहुत बड़ी सियासी गलती हुई, एक बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन हो गई, क्योंकि पंजाब से जो पीपल्स पार्टी का वोटर सपोर्टर है वो तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया और इसके बदले में इतनी बड़ी प्राइस पे की। अब देखें ना, अगर आसिफ जरदारी साहब 18वीं तरमीम ना करते तो नवाज शरीफ साहब किसी भी सूरत में तीसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। तो तीसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन के फिर उनको 2014 में इमरान खान के धरने का सामना करना पड़ा तो जरदारी साहब ने उनकी मदद की, लेकिन जब इमरान खान का धरना खत्म हो गया तो फिर जो नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के साथ किया उसको जरदारी साहब भूलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब वो कहते हैं कि ये नवाज शरीफ को जेल में बंद करके इन्होंने हीरो बना दिया है, तो मुझे भी जरा जेल में बंद करें ताकि मैं वो बैलेंस करूं और लोगों को बताऊं कि असल में जेल होती क्या है। तो फायदा वो यही उठाएंगे कि बिलावल जो है वो कौमी असम्बली में होगा और अगर उसका बाप जेल में चला जाता है तो फिर असम्बली में जो बेटा है वो बताएगा कि जनाब मेरा बाप जो है वो जेल में ना आपसे एसी मांग रहा है, ना वो डॉक्टर की सहूलत मांग रहा है, ना अद्वियात मांग रहा है, ना कुछ और मांग रहा है, और नवाज शरीफ साहब हो सकता है कि रिलीज हो जाएं। तो अगर नवाज शरीफ साहब रिलीज हो जाते हैं और आसिफ जरदारी साहब जेल में चले जाते हैं तो फिर असद साहब और आरिफ निज़ामी साहब आप खुद सोचेंगे फायदा कौन उठाएगा। मीर साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब की रिलीज़ की बातें हो रही हैं अदलिया के ज़रिए, इस पे आपसे ब्रेक के बाद ज़रा बात करते हैं तफसीली। बिल्कुल, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है नवाज शरीफ साहब का, इसमें आपको लगता है कि कोई इम्कानात हैं रिलीफ मिलने के, नवाज शरीफ साहब को बेल होने के कोई इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं? असद साहब देखें, अगर आप जो जज मोहम्मद बशीर साहब का फैसला है जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया है, अगर आप उस फैसले को सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें, बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एक दफ़ा अगर आप पढ़ लें तो मैंने न सिर्फ खुद पढ़ा बल्कि मैंने बहुत से जो वकील हैं उनसे भी बात की, और वकील भी मैंने ऐसे जो हैं उनसे मैंने राय तलब की जो कि नवाज शरीफ साहब की सियासत से इत्तफाक नहीं करते। तो उन सब का ये कहना था कि ये फैसला जो है जज साहब ने या तो जल्दी में लिखा है या जज साहब जो हैं वो इस फैसले में उन्होंने जो वाजिद ज़िया साहब ने उनको जो सबूत मुहैया किए थे और जो शहादतें पेश की थी उनको इनकॉर्पोरेट करना भूल गए हैं वो, या उन्होंने जानबूझ के उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, या वो समझते हैं कि वो एविडेंस इस काबिल नहीं थी कि उसका बीच में जिक्र किया जाए। तो मजमूई तौर पे ये फैसला जिसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया है, बहुत से कानूनी माहिरीन के ख्याल में ये कमज़ोर फैसला है। मीर साहब, ये कहा जाए कि ये इस कमज़ोर फैसले को बरकरार रखना, इट इज़ फुल ऑफ होल्स, अगर आप कहें कि इस कमज़ोर फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल है। तो हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब इस केस में रिलीज हो जाएं, लेकिन उन पर और भी बहुत से केस चल रहे हैं और भी बहुत सी इंक्वायरियां उनके खिलाफ चल रही हैं। तो अगर तो कोई डील वील नहीं हुई है और कोई मामला तय नहीं हुआ है तो हो सकता है कि अगर नवाज शरीफ साहब को इस केस में बरी कर भी दिया जाए तो किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अगर इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको रिहा कर देती है तो इसका मतलब है कि फिर किसी न कहीं कोई ना कोई डील हुई है। आपको लगता है कोई डील का मामला चल रहा है? क्योंकि एक लिहाज से तो एक कि जो मियां नवाज शरीफ को मुझे मंजर आम से हटाकर इलेक्शन तो हो गए ना, अब क्या रह गया? अब ये भी तो सोच हो सकती है ना। देखें आरिफ निज़ामी साहब, मेरे पास कोई इसकी ठोस एविडेंस तो नहीं है डील की, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो ये बता रही है कि जो शहबाज शरीफ साहब का रवैया है कि वो इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे, अपोजिशन को एक मजबूत अलायंस बनाने में वो हमें संजीदा नज़र नहीं आ रहे, और बार बार वो जाके नवाज शरीफ साहब से ही मिलते हैं। और ये भी पता चला है कि नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान की कुछ शख्सियात जो हैं वो भी उन्होंने इधर उधर राब्ते किए हैं। तो इससे अफवाहें तो काफ़ी गर्म हैं डील के हवाले से, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर डील अगर हुई है और अगर ये नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ किसी और केस में गिरफ्तारी उनकी नहीं होती और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको ये जो केस है एहतसाब अदालत वाला उसमें रहा कर देते हैं, तो फिर कोई डील हो या ना हो, लेकिन डील का इंप्रेशन जो है, परसेप्शन ज़रूर कायम हो जाएगी। और अगर डील की परसेप्शन जो है ये मजबूत हो गई तो इसका इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा सियासी तौर पे।
क्योंकि वो तो जो पूरे का पूरा इलेक्शन लड़ा है उन्होंने वो नवाज शरीफ साहब की करप्शन की बुनियाद पर लड़ा है। तो अगर नवाज शरीफ साहब रिलीज होकर बाहर आ जाते हैं तो इमरान साहब का तो सारा नैरेटिव फेल हो जाएगा, सारा नैरेटिव जो है उसकी नेगेशन हो जाएगी। तो इसलिए फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि कोई डील हुई है नहीं हुई, लेकिन अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनते हैं और वज़ीर आज़म बनने के 1-2 दिन के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब रहा हो जाते हैं और किसी और केस में उनको अंदर नहीं किया जाता, तो फिर मेरा ख्याल है कि डील का तासुर तो कायम होगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान में मुहाजरे की सियासत जो है वो अब ख़त्म होनी चाहिए, और अगर नवाज शरीफ साहब को रहा किया जाता है और वो भी बाहर आके एजिटेशन की सियासत नहीं करते और तमीरी सियासत करते हैं, और इमरान खान साहब भी पाकिस्तान को वाकई एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो अगर नवाज शरीफ और इमरान खान में सीज फायर हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा मीर साहब, आखिरी सवाल आपसे मेरी तरफ से कि अगर नवाज शरीफ साहब को बेल को मिल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं, तो आपके ख्याल में जो PMLN की उखड़ी सी सियासत और एक हिली हुई सी सियासत नज़र आ रही है, इस डेंट को वो कवर कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब आके, या फिर वो डैमेज हैज़ बीन डन वाली बात है? अगर तो नवाज शरीफ साहब बाहर आते हैं तो एक पब्लिक परसेप्शन ये बनेगी कि जी नवाज शरीफ साहब डील के ज़रिए बाहर आए हैं, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ वो ये है कि जी नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैं बाहर आके एक दफ़ा लंदन का विज़िट करना चाहता हूँ और मैं कुलसूम नवाज साहब को मिलना चाहता हूँ। तो अगर वो रिलीज़ होते हैं फौरी तौर पे बाहर आके वो लंदन चले जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो वापस आएंगे, और कुछ दिनों के बाद जब वो वापस आएंगे तो फिर वो उन पर दबाव आएगा कि जी आप डील का परसेप्शन जो है उसको गलत साबित करें, डील का जो इंप्रेशन है उसको गलत साबित करें। तो उसके बाद वो फौरी तौर पे क्या एजिटेशन करेंगे, क्योंकि अभी तो नई नई हुकूमत बनी है, तो वो क्या, मेरा ख्याल है कि वो उनके पास फौरी तौर पे जब तक हुकूमत के 100 दिन कंप्लीट नहीं होते तो उनके पास कोई इशू नहीं होगा जिसकी बुनियाद पे वो एजिटेशन करेंगे। हाँ, एक इशू हो सकता है कि जी इमरान खान ने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि मैं गवर्नर हाउस की दीवारें जो हैं उन पर बुलडोजर चला दूंगा, तो इमरान खान ने बुलडोजर क्यों नहीं चलाए, इसकी बुनियाद पर तो मेरा ख्याल एजिटेशन हो सकता है। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और खबरें भी दी हामिद मीर साहब ने, जिसमें से एक ये भी कि जरदारी साहब जो है वो जेल जाना चाहते हैं। अच्छा, अब निज़ामी साहब एक चीज़ जो इस सारी सूरत हाल में नज़र आ रही है कि एजिटेशन की बात कर रहे हैं कि अभी एजिटेशन का कोई मौजू नहीं है, तो वो जो धांधली वाला मौजू अपनाया था मुस्लिम लीग नून ने, क्या वो उसमें इतनी जान नहीं है कि उसको बुनियाद बना के एजिटेशन कर सके मुस्लिम लीग नून? वो टाइम गुजर चुका हुआ है। अच्छा, जो उसके लिए जो लवाजमात थे वो सबसे पहले तो ये थे कि अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो, वो जमा नहीं है। दूसरा ये है कि आप यकसर नेगेट करते हैं इलेक्शंस को। आप असम्बली में जाके आपने अरब भी उठा लिया, आपने हुकूमत बनाने के लिए वोटिंग में भी हिस्सा लिया, तो फिर आप कैसे धांधली की पैदावार करार दे के असम्बली के ख़िलाफ़ एजिटेशन कर देते हैं? और इस पर मुतहदी नहीं है, यानी आपने खुद ही देखा है कि पीपल्स पार्टी की अप्रोच और है, PMLN की और है, MMA की बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसलिए मुझे तो नहीं नज़र आता कि ये बात होती रहेगी। थोड़ा सा सिटिजन भी हो सकते हैं इस चीज़ पे कि इलेक्शन के लिए कमीशन बनाया जाए, जिस तरह के पहले बना था वो बन भी जाएगा। मेरे ख्याल से खान साहब ने वो ओपन एंडेड ऑफर भी की, इससे ज़्यादा कोई जान नहीं लगती मुझे। और आपको लगता है कि जरदारी साहब की अगर ये ख्वाहिश है कि वो जेल चले जाएँ, तो आपके ख्याल में उनको सियासी फ़ायदा होगा? क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि सियासी फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है उन्हें, क्योंकि साहब कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जरदारी साहब जेल जाने के लिए पूरे उदार कर बैठे, लेकिन मीर साहब वेल इन्फॉर्म्ड है, तो जो बात किसी वजह से कह रहे हो। लेकिन नहीं, आपको आपका तज्ज़िया क्या है इस पर कि इसका सियासी फ़ायदा होगा उन्हें या नुकसान होगा? लेकिन जेल जाने का फ़ायदा ही होता है, नुकसान तो कभी नहीं हुआ। अगर वो डिपेंड करता है ना, अगर तो वो कहेंगे कि जी वो करप्शन के इल्ज़ाम में गए, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गए, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर कहेंगे जी मुझे किसी सियासी स्टैंड्स की वजह से ऐसे किया गया, तो फिर उसके फ़ायदे का इम्कान है। दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ जेल गए तो करप्शन के इल्ज़ाम में ना, अगर जो उनके वकील सफाई ने ये कहा कि फैसले में ये लिखा हुआ है कि जी करप्शन के चार्ज नहीं उन पर लगता, ना ये बता सकेंगे वो फ्लैट्स की मालियत क्या, तो वो इस किस्म के अगर लूप होल्स के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ कह सकते हैं मैं तो करप्शन का तो केस में साबित ही नहीं हुआ, लेकिन एक परसेप्शन तो बन गई है ना।
सही है। अच्छा, जिस तरह से आज स्पीकर के इंतखाबात में PMLN एक्सपोज हुई है, वो दावे जो किया जा रहा था कि जनाब हम हुकूमत बना लेंगे, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमारे पास पूरे बंदे हैं, मगर नाम इसलिए नहीं बता रहे कि फिर मुखालिफ कुव्वतें हरकत में आ जाती हैं उन लोगों को तोड़ने के लिए। मेरा तो ये ख्याल कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया हुआ था कि उन्होंने कोशिश ही नहीं करनी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कोशिश हुई है, अगर हुई है तो नीम दिलाना किस्म। हमजा शहबाज कैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो सकते हैं, नोइंग हमजा शहबाज, आप उन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं? देखिए, हमजा शहबाज तो रडार पे ही नहीं है ना, अगरचे उन्होंने पंजाब संभाली रखा है शहबाज शरीफ साहब की सरकर्दगी में और राना सनाउल्लाह की, लेकिन वो उस तरह नहीं इमर्ज कर पाए जिस तरह बिलावल भुट्टो बड़ी मुख्तर मुद्दत में एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव के तौर पे उभरे। हमजा साहब जो हैं उनमें जान नहीं है। तो अपोजिशन लीडर के ख्याल में के तौर पर आपके ख्याल में हमजा शहबाज को लाया जाएगा या किसी और को PMLN से? हमजा खुद आएंगे? हाँ जी, मेरा ख्याल तो यही। अच्छा, और आज एक उनकी एक लीडर हैं उस्मा बुखारी साहबा, बड़ी एक्टिव हैं ख़वातीन में। मारवी मेमन की बात नहीं, उस्मा बुखारी की बात कर रहा हूँ, उनकी भी करते हैं वैसे। वो कह रहे थे कि 200 लोगों के साथ कैसे ईवान चलाते हैं, अब हम देखते हैं। तो ये क्या 200 लोगों के साथ ईवान चलाना बहुत मुश्किल होगा PTI के लिए? नहीं, मेजोरिटी तो हो गई, सिंपल मेजोरिटी वाले कानून तो कम से कम बनाए जा सकते हैं। मुश्किल नहीं होगा और होगा भी। बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। अगर ये जो अगर आप 15 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन जाए फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। और अगर हंगामा, राई, शोर, लेजिस्लेशन में ब्लॉकेड, ये काफ़ी कुछ अपोजिशन के पास एमुनेशन है। और आपको पता ही है कि अपोजिशन तो बहुत छोटे भी हो तो बहुत शोर मचा सकती है। तो ये काफ़ी लाइवली किस्म की असेंबली होगी। जैसे अभी मीर साहब ने कहा कि ये असल बैटल ग्राउंड पंजाब है। अब देखें ना इसमें, लेकिन इमरान खान साहब भी इस बैटल के लिए तैयार हैं। एक तरफ चौधरी परवेज़ लाई हैं ईवान के अंदर, ईवान के बाहर हैं चौधरी सरवर, और ये अपने दोनों जो हैं ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर रहने वाले सियासतदान नहीं हैं। ये खुल खेलेंगे और इसमें सबसे बड़ा मसला होगा इन दो टावरिंग पर्सनैलिटीज़ के दरमियान चीफ मिनिस्टर किस तरह मर्ज करता है अपने आप। सही है। अच्छा, आपने अभी मारवी मेमन का नाम लिया, क्या उनका आपको कैसे वो याद आ गई, क्या हुआ? वो कहती है कि जी ये जो है ये एरोगेंस और बादशाहत जो है ये इनको ले बैठी है, इनको नीचे ले गई है इनको। सवाल ये है कि और फिर उन्होंने और भी इस किस्म की बातें कही हैं। मारवी मेमन साहबा जब उनको BISP के हेड के तौर पे बतौर वजीर मज़र लूट रही थी, उस वक्त उनको क्यों नहीं ख्याल आया इन चीज़ों का, एरोगेंस का? इनकी अपनी आर्गेंस भी किसी से कम नहीं थी। हर पार्टी के ये देखे ना, ये तो PMLQ की पैदावार है। उससे पहले ये ISPR में एनालिसिस करती रही, मुशर्रफ के साथ रही। PTI में जाने की भी कोशिश की। PTI में उनका मुझे ओहदा दे दे, उन्होंने नहीं दिया तो इधर आ गई, इधर आके वजीर बन गई। तो अब अगर इनको कोई विमेन सीट वगैरह दे देते तो ये खुश हो जाते। नहीं, अब नाराज़ होकर जाएंगी कहाँ ये? अब उनसे नाराज़ अगर PMLN से हो जाएंगी, क्या रास्ता है, क्या चॉइस है उनके पास? अब तो कोई डेड एंड आ गया उनकी पॉलिटिक्स का, कम अज़ कम अगले 5 साल के लिए। ये देखे ना, जो ख़वातीन की सीट है इससे ख़वातीन एम्पावर तो हुई हैं, लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन ये है कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कोई सियासी सोच भी नहीं रखती, वो इस रास्ते असेंबली में आ जाती हैं। अच्छा, मुझे ऐसे ही अचानक से याद आ गया, पता नहीं क्यों, वो इसहाक डार साहब की कैसी तबीयत है वहाँ लंदन में? वो आपके पास एक इंक्रिमिनेटिंग वीडियो है उनका, वो उनको नमाज वगैरह पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं मुझे तो। हाँ, उनसे नाम वाम पूछ रहे, नाम नहीं बता रहे, अपना नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। सही है। चलें निज़ामी साहब, अब पंजाब की सूरत हाल भी आज वाज़े हो गई कि पंजाब में नंबर गेम कम बेश क्या बनेगी, 5 कम या 5 ज़्यादा वाली सूरत हाल के बाद 186, 187 क्रॉस करके अगर 15 निकाल भी दें 190 के करीब तो टच कर लेगी PTI। तो यानी सादा अक्सरियत तो PTI ने हासिल कर ली। इसका मतलब यह है कि वफाक और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 3 अहम जो हिस्से हैं वो चले गए। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सूबों में, उनकी 3 सूबों में हुकूमत है, उनको अब अपना सिक्का जो है वो कारकर्दगी के ज़रिए बनवाना पड़ेगा। अब वो ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये उज़्र था या वो उज़्र था, अब उन्हें परफॉर्म करना ही होगा। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।